हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। और इसमें हम आज लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। है ना। तो रशियन रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, है ना। तो यानी रूस की क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आपको सबसे पहले जब क्रांति हुई, रिवोल्यूशन जब हुई, तो यहाँ पर राजा कौन था? तो जार निकोलस, जार निकोलस, है ना। जॉर्ज निकोलस सेकेंड कह लीजिए या द्वितीय। ये जो है कब से कब तक रहा? तो ये देखिए 1894 से 1917 तक जो है ये रहा, जब क्रांति हुई। क्रांति कब हुई? तो क्रांति जो रिवोल्यूशन हुई थी रशिया के, वो 1917 में हुई, ठीक है ना। अच्छा, क्रांति शब्द जो है, क्रांति यानी रिवोल्यूशन, ये जो हम लोग पढ़ते हैं क्रांति और रिवोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? तो ऐसा स्थिति जिसमें अचानक नाटकीय, पूरी तरह से बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, और यह बदलाव हिंसा के बड़े पैमाने का प्रयोग से संपन्न होता है, या राजनीतिक व्यवस्था से ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव उथल पुथल के साथ जो है जुड़ा होता है। और वास्तव में क्रांति ऐसी कोई नहीं कि अचानक होती है। कोई भी क्रांति के बदलाव जब होते हैं, ऐसा लगता है कि अचानक हो, लेकिन ऐसी होती नहीं है। लंबे समय से उसके लिए अनुकूल परिस्थिति, स्थिति, कंडीशन बनते रहते हैं, और एक शक्तिशाली जो है ऐतिहासिक नतीजा जो है वो क्रांति के रूप में सामने आता है ना। क्रांति इसी कहते हैं। चलिए, तो रूस की क्रांति, रूस की क्रांति जो है यानी रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, है ना। तो इसकी स्थिति समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण था रूस की क्रांति की, तो रूस की क्रांति के जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, यानी इसकी इकोनॉमिकल सिस्टम काफ़ी बैकवर्ड में थी। किसान और मजदूरों में जो है वो काफ़ी विभिन्नताएं थी। जारशाही का निरंकुश था। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या रशिया क्रांति क्या क्या कारण था। तो और इसका हम बात करें रशिया, जैसे देखिए रशिया क्रांति भी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, और इस समय जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में अमेरिका में, इससे पहले अमेरिका में, फ्रांस में क्रांति हुई थी। और रूस की क्रांति अपना अलग महत्व है, और प्रत्येक क्रांति की जो है नेचर जो है, उसका एक्सटेंड, विश्वास, विस्तार और ऑब्जेक्टिव जो है अलग अलग होती है। जहाँ अमेरिका की क्रांति में क्या हुआ, तो उन्हें कोलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद को हटाया उन लोगों ने, उपनिवेशवाद को। तो उसमें क्या था कि यहाँ पर रूस की क्रांति में कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम जो पिछड़ी हुई थी, किसानों और मजदूरों में जो है काफ़ी विभिन्नताएं थी, बहुत ख़राब स्थिति था इनका। जारशाही की निरंकुश था, यानी राजा के जो है मतलब ये अनकंट्रोल पावर था राजा का, निरंकुश। और जन विद्रोह की परंपरा जो है वहाँ थी। सरकार में मजदूरों की स्थिति सुधार लाने की कोई इच्छा जो है बिल्कुल उसके पास नहीं थी। और इस समय समाजवादी या सोशलिज्म की जो थॉट है, विचार है और आइडियोलॉजी है, उसका प्रसार हो रहा था। इसके कारण जो है इस तरह से क्रांति वहाँ पर हुई। देखिए क्रांति के जो है रूस की क्रांति जब हुई, तो वहाँ पर जो है उसके लिए स्थिति थी एकदम तय। तो जैसे कि फ्रांस की राजक्रांति वहाँ के लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर विजयी हुई, यानी डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस के आधार पर क्रांति हुई थी, जो 1789 में हुई थी। और इस क्रांति को उग्र माना जाता है। और आज से सर्व तथ्य मान्य तथ्य यह है कि फ्रांस की जो विचार की लहर थी वहाँ वो विश्वव्यापी थी, यानी वर्ल्ड वाइड था। और इसी प्रकार 1917 में, 1917 में रूस की जो राजक्रांति हुई, है ना, 1917 में जो
जो रूस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति है ना, उसमें सम्राट के जो है एक तंत्रीय स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में जो कुलीन, पूंजीपति और जमींदारों की शक्ति का अंत कर, मतलब जो धनी मर्गित लोग थे, इसको फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज कर सकते हैं, उनके स्थान पर मतलब साधारण मजदूर और किसान जनता की जो है सत्ता स्थापित हुई। यानी पावर में कौन आया? किसान मजदूर आया रशिया की क्रांति में, रशियन रिवोल्यूशन में, रूस की क्रांति से। ओके, तो समाजवाद की विचारधारा संसार में पहली बार मूर्ति मिला, वर्ल्ड में समाज सोशलिज्म की विचारधारा को पहली बार इतना स्थान जो है वो मिला था। ठीक है, और समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि एक नए समाज, संस्कृति और नई सभ्यता को जन्म देती है। साम्यवादियों के अनुसार जो है समाज की संपूर्ण सत्ता पर, यानी सोसाइटी के पूरे कंट्रोल किसका हो? तो लेबर का, श्रमिकों का, मजदूरों का जो है अधिकार होना चाहिए, क्योंकि श्रम मतलब मजदूर ही, श्रमिक, लेबर ही वास्तव में राष्ट्रीय धन के उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। वो अपने मेहनत से राष्ट्रीय धन संपत्ति जो प्रोड्यूस करते हैं। अभी क्या है, अंबानी, अडानी, जितने मतलब कैपिटलिस्ट जो है, अगर उनके स्थान पर ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता, पब्लिक का होता, तो सबके लिए सोचेगी। एक सोच वाले जो है, जैसे कि किसी एक प्राइवेट संस्थान है तो वो अपने लाभ के लिए सोचती है, ना कि पूरे जो है मजदूर के लिए या लेबर के लिए सुनता है, नहीं, या पूरे समाज के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो इनका कहना था कि श्रमिकों का, लेबर का होता था ये, क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है। और एक समय लगभग आधा यूरोप एशिया विचारधारा से जो प्रभावित था, और सोवियत संघ के विस्तार जो है, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, यानी टूटा रूस, रसिया जो है, रसिया का जो विघटन हुआ, कब हुआ था? वो दिसंबर 1991 में रसिया से लगभग 15 स्टेट निकल के अलग कंट्री बन गए, है ना। यूरोप में साम्यवाद का एक चरण जो है वो ख़त्म हो गया। चीन में अभी भी, चीन जो है अभी भी एक कम्युनिस्ट के रास्ते पर, चाइना साम्यवाद के रास्ते पर जो आगे अभी बढ़ रहा है। तो यहाँ के रशिया क्रांति की पहले स्थिति क्या समझ लेते हैं। तो देखिए राजनीतिक स्थिति क्या था। तो यहाँ पर 1904-05 में रूस प्लस जापान युद्ध हुआ, है ना। और रूस की पराजय हुई। रूस की जो श्रेष्ठता की जो सोच थी कि हम श्रेष्ठ है, वो ख़त्म हो गया। एशियाई जो है बौने ने, मतलब एशिया के छोटे देश ने यूरोप के मतलब राक्षसों डेथ को पटकनी दे दिया, हरा दिया। उसकी विदेश नीति अधिक घरेलू राजनीति से प्रभावित थी। रूस की श्रेष्ठता जो है, रूस हम श्रेष्ठ है, सबसे ऊँच है, उसकी यह भ्रम टूट गया, क्योंकि छोटा सा देश रसिया, जापान ने जो है उसको हरा दिया। और रूसी शासक जो जार की सर्वोच्चता थी कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, वो भी चरमराने लगा, ख़त्म होने लगा, डोलने लगा। अब जो है पराजय की निराशा रूस के लोगों में रोटी और अन्य अधिकारों के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। और जन असंतोष जब, इंसेटिस्फेक्शन जब फैला, जो छितरे रूप में जो युग में हर देश में प्रकट होता रहता है, और सघन उद्देश्य बनता ही भावी राजनीति का जो है एक सूचना था, एक सूचक था, इंडिकेशन था। और रूस में 1905-17 के बीच में ऐसा भी परिवर्तन सिलसिला जो है वहाँ चल पड़ा। और फिर अब देखते हैं कि 1905 जो युद्ध हुआ जापान के हाथों पराजय में, रूस के राजनीतिक चेतना हुई। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हाथों पराजय, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी रसिया जो है जर्मनी से हारा। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है हम देखेंगे कि 1914 to 18 हुआ, यानी 1914 से 18 तक हुआ। अब रसिया में क्रांति कब हुई? तो रसिया में क्रांति देखिएगा 1917 में हुआ। ठीक है, तो जर्मनी से इसमें हार गया। किससे? तो जर्मनी के हाथों रूस जो है हार गया। ठीक है ना, पराजय हुई उसकी। तो ये रूस की आत्मा को झकझोर दे दिया। और उस समय रसिया की जो रूस की आबादी थी, रूस की आबादी यानी जनसंख्या,
रूस की आबादी जो है कितनी थी, तो लगभग 18 करोड़, ठीक है ना। रूस की आबादी कितनी थी, तो 18 करोड़ थी, यानी जनसंख्या उसके पास सिटीजन इतने थे। रूस बेचैन हो गया और निराश हो गया, और अपराजय से महाशक्ति का बोध जो है खलबली और मतलब मच गया, जिसे और भूख, बेकारी और अव्यवस्था जो है वो जमीनी मतलब सच्चाई थी, और आर्थिक सामाजिक जो रूप से सामने आया। और जार निकोलस द्वितीय जो 1894 से 17 तक अभी भी निरंकुश के जो है मुद्दों से, समस्याओं से वो नीचे दबाना चाहता था। और निकोलस की नीतियों से जो है पोबी बुदनोस्तो का प्रभाव था। किसका प्रभाव था, निकोलस के नीति पर किसका प्रभाव था, तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, एस टी है, स्टेव। तो इसका किसका प्रभाव था जार निकोलस पर, तो पोबिदोनोस्टो के प्रभाव था। जार ने जो है पलेहवे जैसे निरंकुश और दमन समर्थकों का पदाधिकारियों जो है रूस में मनोनीत कर दिया, संकट में खड़े कर दिया। और पदाधिकारी जो है यानी ऑफिसर जनता के किसी भी प्रकार के मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट देने के लिए नहीं तैयार थे, और रूसीकरण के घोर समर्थक थे। और कुलीन वर्ग यानी सेकंड क्लास के लोग, जो उनको प्रिविलेज था, विशेष अधिकार था। जार जो है अपनी पत्नी, अच्छा जार की पत्नी जो जार की क्वीन कौन थी उस समय, जार की क्वीन जो कौन थी, पत्नी का नाम था तो जरीना। जार की याद रखिएगा, जरीना है ना, जरीना, ऐसे पूरा नाम लिख देते हैं इसको। इसका नाम था जरीना एलेक्जेंड्रा, है ना, फेडरोवाना। क्या नाम था, एलेक्जेंड्रा फेडरोवाना, ये वह है। क्या नाम था, तो जरीना एलेक्जेंड्रा फेडरोवाना, ये वह है। तो आप इसका से जरीना एलेक्जेंड्रा या जरीना नाम याद रखिए, किसकी थी, तो जार निकोलस की ये पत्नी थी, ठीक है ना। काफ़ी उस पर मत पत्नी जो, वही तो दिन को कहो रात हम रात कहेंगे। अब पत्नी बेवकूफ़ मिल जाए तो जो कहे वो करना पड़ेगा आपको, तो आप बर्बाद हो जाएंगे, वो तो बर्बाद जाएगी। हम तो गए सनम तुमको भी लेते गए, वो भी बर्बाद होगी, आपको भी लेती, पूरे खानदान को नष्ट करेगी। तो वही हुआ यहाँ पर। जैन मैक्सिमम कम देखने को मिलती है ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी सुंदरता के साथ अगर दिमाग हो, ये कम देखने को मिलता है। तो वही बात था, सुंदर तो थी लेकिन ये बददिमाग थी, है ना। तो काफ़ी प्रभाव था, और निरंकुश समर्थन थी। वो एक जर्मन, कहाँ की थी, जरीना कहाँ की थी याद रखिएगा, जरीना जो जर्मनी की राजकुमारी थी, है ना, जर्मनी की राजकुमारी थी ये। वह एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह रास्पुटिन, इसका नाम था गेर्गियन एफिमोविच नोविक, एक धर्माधिकारी को अपने साथ लाई थी। रास्पुटिन कौन था, देखिए एक रास्पुटिन, इसका प्रभाव था जरीना पर। रास्पुटिन जो है करप्ट और इसका मतलब होता है करप्ट और भ्रष्ट। रास्पुटिन का बात करें तो इसका, ठीक है ना, रास्पुटिन न है लास्ट में। तो रास्पुटिन इसका अगर ओरिजिनल नाम कहा जाए, देखिए इसका ओरिजिनल नाम जो था वो क्या नाम था ओरिजिनल इसका, तो ग्रेगरी एफिमोविच है ना, ग्रेगरी एफिमोविच नोविक इसका ओरिजिनल नाम था।
जरीना, रास्पुटिन के जो जरीना के साथ आया था, ये धर्म गुरु था, धर्म अधिकारी था, जर्मनी से। जरीना कहाँ से राजकुमारी थी? तो जर्मनी की। जरीना कहाँ के थे? जर्मनी की। याद, अभी नाम याद हो जाएगा, है ना। और रास्पुटिन का अर्थ होता है, देखिए रास्पुटिन का अगर बात करें तो पूरा नाम बता दिया आपको। पूरा नाम क्या था उसका? रास्पुटिन का ओरिजिनल नाम था ग्रेगरी एफिमोविच नोविक। रास्पुटिन का अर्थ होता है माने भोग विलासी, यानी काफ़ी भ्रष्ट लोग। देखिए इसका रास्पुटिन का जो अर्थ होता है, अर्थ अगर हम बात करें, अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो कामुक, क्या होता है? तो कामुक, है ना, भ्रष्ट यानी करप्ट, या अच्छे से भ्रष्ट। और इसका एक और मतलब होता है चरित्रहीन, यानी कैरेक्टरलेस। चरित्रहीन यानी कैरेक्टरलेस। ओके, रास्पुटिन का अर्थ होता है, ठीक है, कामुक, भ्रष्ट और चरित्रलेस, ठीक है ना। ये ऐसा व्यक्ति था। तो इसका प्रभाव किस पर था? जरीना का। ये जो कथा था वो अपने पति से करवाती थी। और एक इसका उस कथा का थी पवित्र साधु के प्रति जो है जरीना की श्रद्धा के कारण वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। एक पवित्र साधु मानती थी इसको, और प्रभावशाली काफ़ी इफेक्टिव था जरीना पर। और समारी कारण राष्ट्र सम्राट भी अंतिम वर्षों में उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव में रहा, है ना। और शासन प्रशासन पर रास्पुटिन चौकड़ी का पूर्ण मतलब उसके रास्पुटिन के आसपास के लोगों का उसको काफ़ी कंट्रोल था, और जार उनके हाथ कठपुतली मात्र रह गया था। और 1916 में जो है विरोधियों द्वारा हत्या की जाने पर रास्पुटिन साम्राज्य का काफ़ी अहित कुछ कहा। और इस रास्पुटिन का जो था, ये जो रास्पुटिन था, इसकी हत्या कब गई? तो 1916 में इसकी हत्या कर दिया गया विरोधियों के द्वारा। वो 1916 में इसका हत्या कर दिया गया। तब तक एक काफ़ी क्षति पहुंचा चुका था दिगर, है ना, किसको? तो वही अपने राजकुमार जरीना को, और उसके जार निकोलस सेकंड को, और रूस को काफ़ी क्षति पहुंचा चुका था। और सम्राट निकोलस ने दो क्रांति, या 1905 में 17 में की जो प्रथम क्रांति का सामना करना पड़ा, और दूसरी क्रांति ने तो जार निकोलस के साथ साथ लगभग 300 वर्ष पुराने। अच्छा, उस समय जो जार निकोलस जो था, किस वंश का मतलब जैसे दो क्रांति देखने को मिली। एक तो 1905 में खूनी रबर, और 1917 में ये दो क्रांति हुई जो जार निकोलस से कर देखा। जार निकोलस कौन से वंश का था? तो ये जो था, ये वंश था इसका, वो था रोमानो वंश। जार निकोलस की वंश का था ये। 300 वर्षों तक शासन किया ये वंश। जब जार निकोलस का अंत हुआ था, 300 वर्षों तक जो है शासन रहा, ठीक है ना। ओके, रोमानो वंश की तो शासन रहा तो 300 वर्षों तक रहा, ठीक है ना। चलिए, तो दो लड़ाई दिखा रोमा वंश। यहाँ पर 17 की क्रांति के साथ क्या हुआ? तो रोमनोमा वंश का जो है वो अंत हो गया। और रूस में विभिन्न विचारधाराएं जो है दल विद्यमान थे, मतलब पार्टी, उस पर दृष्टिपात करना आवश्यक था। और निरंकुश और दमनात्मक माहौल जो था, वही राजनीतिक चिंता का नियंत्रण विकास हो रहा था, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो है एकदम कंटिन्यू जो है विकास हो रहा था इस समय। और 19वीं सेंचुरी में, यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, वहाँ मुख्यतः दो प्रकार की विचारधाराएं थी, है ना। दो तरह की विचारधाराएं कौन कौन थी? तो एक तो थी, यानी 19 सेंचुरी के हम एंड की बात करें, 19 शताब्दी के या सेंचुरी, तो दो विचारधाराएं कौन कौन थी? एक तो थी क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा था। और मार्क्सवादी, मार्क्स के जो आदर्श को मानते हैं उसको मार्क्सवादी कहते हैं, जिनमें
जिनमें जो है पॉपुलिस्ट, एक तो है पॉपुलिस्ट और मार्क्सवादी। पॉपुलिस्ट और मार्क्सवादी, यानी कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। इनके तो मार्क्सवादी, ये दो थे। प्रथम में कौन थे? क्रांतिकारी समाजवादी और पॉपुलिस्ट और मार्क्सवादी दो थे प्रथम में। दोनों में सम्मिलित थे लेकिन ये लोग, और जो क्रांति के निरंकुश सत्ता का अंत करना चाहते थे। और दूसरा कौन थे? तो दूसरा से सेकेंड वो थे उदारवाद के समर्थक। किसके? यानी लिबरलिज्म जिसे बोलते हैं, लिबरलिज्म बोल सकते, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में उदारवाद के समर्थक, उदारवाद के समर्थक, यानी सपोर्टर ऑफ लिबरलिज्म। संवैधानिक शासन के पक्षधर में थे। क्रांतिकारी जो है समाजवादी को पुनः दो दल में बांट गए। क्रांतिकारी समाजवादी के पुनः जो ये जो यहाँ पर क्रांतिकारी जो थे वो समाजवादी जो है ये समाजवादी दो के जो है पुनः दो दल हो गए। ये कौन कौन थे? तो सोशल डेमोक्रेट पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, और क्रांतिकारी समाजवादी, ठीक है। और कौन से थे? तो क्रांतिकारी समाजवादी, ठीक है ना, क्रांतिकारी समाजवादी थे। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट है ना, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। और सोशल डेमोक्रेट पार्टी मूलतः जो है एक मार्क्सवादी दल था। सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी था यानी SDP यानी सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो था ये क्या था? तो ये पूर्णतः जो है मूलतः एक मार्क्सवादी, यह एक मार्क्सवादी जो है पार्टी था, टोटल मार्क्स के आइडिया को मानने वाले है ना पार्टी दल था। और 1895-96 में जो है 95-96 में रूस में कुछ नगरों में जो है मतलब प्रमुख नगरों में भिन्न भिन्न नामों में मार्क्सवादी दल गठन किए गए, अलग अलग नाम से मार्क्सवादी दल की गठन किया गया। और 1998 में जो है मार्क्सवादी संगठनों को मिलाकर मार्क्सवादी जितने संगठन थे, कब? तो मतलब मिलाकर सोशल डेमोक्रेट पार्टी बना।
क्या, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बना, जो पहले बता चुके हैं, वही SDP बना 98 में जो है मिलाकर। और 1903 में, और 1903 में जो है इसके लंदन में, कहाँ पर, तो लंदन में जो है मतलब सम्मेलन में सैद्धांतिक मतभेदों के कारण यह दल जो है दो भागों में विभाजित हो गया। 1903 में ये दो भागों में विभाजित हो गया दल, लंदन में दो भाग में। दल कौन कौन, तो एक बोल्शेविक, ऐसे बोल्शेविक्स, इस हो जाएगा बोल्शेविक, और मेंशेविक। मेंशेविक्स, बोल्शेविक का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है, बोल्शेविक का अर्थ होता है वो बहुमत, यानी मेजोरिटी, है ना, अर्थ होता है बहुमत यानी मेजोरिटी वाला, है ना। और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पमत यानी कम संख्या। इसका क्या होता है, अल्पमत, अल्पमत होता है इसका, ठीक है ना। बोल्शेविक और मेंशेविक का अर्थ समझा दिया। बोल्शेविक मतलब बहुमत और मेजोरिटी, और अल्पमत मतलब माइनॉरिटी, ठीक है ना। दो दल होते हुए लेनिन, और लेनिन जो है मतलब बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत, और बोल्शेविक नेता कौन थे, तो लेनिन इस पार्टी के नेता था। यह अपने दल को अल्पमत में होते हुए भी, है ना, बोल्शेविक कहता रहा, और मेंशेविक का अर्थ नेता था अल्पमत में होते हुए भी ये बोल्शेविक कहता रहा। मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पमत, परंतु यह दल प्रारंभ में बहुमत में था। शुरू में इसके पास ज़्यादा था, बोल्शेविक की तुलना में अधिक प्रभावशाली था। और मार्तो दल था। अच्छा ये देखिए, जो मेंशेविक दल था, है ना, मेंशेविक जो, फिर समझ लेते हैं इसको। मेंशेविक, जो मेंशेविक दल था, इसके नेता कौन थे, इसके नेता का नाम मार्तो, क्या नाम था, मार्तो, माने मारना नहीं, मार्तो इनका नाम है। मार्तो इसका दल का नेता था। बोल्शेविक जो है इस दल के केंद्रीय संगठन एवं कठोर अनुशासन, माने बोल्शेविक में ज़्यादा अनुशासन वाले नहीं लोग आ सकते हैं, और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र का स्थापित करना चाहता था। और मेंशेविक दल जो है श्रमिक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों का सहयोग भी जनतंत्र की स्थापना करना चाहता है। ये जो है सर्वहारा वर्ग का, और इस सर्वहारा वर्ग के साथ सबको लेकर साथ चलना चाह रहा था मेंशेविक, ठीक है ना। मेंशेविक सबके साथ चल रहा था, लेकिन बोल्शेविक जो था वो चाहता था, बोल्शेविक जो है वो काफ़ी कठिन केंद्रीय संगठन में कठोर अनुशासन द्वारा सर्वहारा वर्ग, कौन, यानी वही लेबर मजदूर कहेंगे, सर्वहारा वर्ग का जो है लेकर चलना चाहता था, अधिक अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहता था। लेकिन मेंशेविक जो है श्रमिक वर्ग के साथ साथ, लेबर वर्ग के साथ साथ अन्य दलों के वर्गों के सहयोग से भी सत्ता स्थापित करना चाहता था। यही अंतर था दोनों में, ठीक है। अगर हम बात करें तो उदारवादी का जो स्थानीय जो है एक शासन संस्था थी, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेमस्तो, इसको स्थानीय शासन के तंत्र बोलते हैं ना।
जेमोस्तोव बोलते हैं उसको, इंग्लिश में भी जेमोस्तोव लिखाएगा। अधिक प्रभाव था, इफेक्टिव था ये, है ना। तो काफ़ी जो है अधिक प्रभाव था। रूस में संवैधानिक शासन स्थापित करने के इच्छुक थे। ये रूस में जो है संवैधानिक कंस्टिट्यूशनल जो जेमस्तोव जो था, जेमस्तोव को इंग्लिश में भी जेमस्तोव लिखाएंगे ऐसे, जेड से। जेमस्तोव, भी ओ और एस लागू, जेमस्तोव। प्रभाव रूस में संवैधानिक शासन स्थापित कर इच्छुक थे। और 1904 में जो है उग्र उदारवादी जो है, लिबरलिज्म से बोलते हैं, संगठित दल बनाया जो संविधान को शासन, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य सामाजिक सुधारों का समर्थक था। इस दल में जो है स्ट्रूवे और रेडिसेफ, मिल्क्यूकाव और नाबोकाव नेता शामिल थे, है ना। इस दल में कौन थे? तो एक नाम बताते हैं, एस्ट्रूओ या स्ट्रेवो, है ना। उसके बाद है रेडी सेफ, क्लावेसा है, रेडी सेफ, है ना। मुल्युकाओ और नाबोकाओ इस दल के नेता शामिल थे। ये उग्रपंथी थे और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक दल थे। कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक दल। और संक्षिप्त रूप से इसको कैडेट कहा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेटिक दल था उसको संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? इसको, इस सबको बोलते हैं कैडेट। कैडेट बोलते हैं संक्षिप्त में इसको, है ना। कैडेट नाम से जाने जाते हैं। क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके दल के नेता का नाम बता दिया आपको। और मध्यम वर्गीय नेता थे, कैडेट से नाम जाते थे। संक्षिप्त रूप से कैडेट के नाम से जाते थे। इसका मध्यम वर्गीय उदारवादी थे, मिडल लिबरलिज्म थे, जिस दल को अक्टूबरिस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? अक्टूबरिस्ट। जो मिडल उदारवादी थे उसको क्या बोलते थे? तो OCTOBERIST, अक्टूबरिस्ट बोलते थे। मिडल उदारवादी को, यानी मध्यम मार्गी जो है उदारवादियों को क्या बोलते थे? अक्टूबरिस्ट बोलते थे। और गुस्काव इस दल का नेता था। अक्टूबरिस्ट दल का नेता कौन था? तो गुस्काव, ऐसे गुस्काव, है ना, इस दल के नेता था। और इस तरह का विभिन्न इस दल का नेता था। निरंकुश सत्ता के समर्थक, जो बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों से भिन्न था। गुस्काव दल का नेता जो निरंकुश सत्ता के समर्थक थे और प्रतिवादी में सच्चे रूसी, जेन्यून रशियन के नाम से अलग संघ बनाया। एक और संघ था जेन्यून रूसी, यानी रशियन, है ना, या सच्चे रूसी नाम के संस्था बनाया। बेल्शेविक मेंशेविक से दोनों से अलग था, संघ बनाया। और ट्रटस्की एक पृथक दल था। ट्रटस्की का जो है एक अलग अपना दल था, है ना। जो बोल्शेविक यानी ऐसे बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों से अलग था। ट्रटस्की का एक दल था जो दोनों से अलग था। ट्रटस्की ने मई सत्र में बोल्शेविक दल के साथ सहयोग से विषय में लेनिन से वार्ता की। और ट्रटस्की ने जो थे वो 1917 में जो है क्या किया ट्रटस्की ने? तो मई 1917 में जो है ट्रटस्की ने बोल्शेविक के साथ सहयोग के विषय पर जो है लेनिन से वार्ता की, यानी बात की, है ना।
और जुलाई 17 में ट्राटस्की ने बोल्शेविक दल में मिलने का निर्णय लिया। और जुलाई में 1917 में ट्राटस्की बोल्शेविक दल से मिल गया, है ना। और बोल्शेविक दल शक्तिशाली बना। इस प्रकार दमन चक्र के बावजूद नैतिक चेतना जो है, मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है, वो विकास डेवलपमेंट होता रहा। और राजनीतिक दल इसके जो है संवाहक थे। राजनीतिक दलों के अतिरिक्त स्थानीय शासन जो थे, जेमस्तोव, संसद जो ड्यूमा, मजदूर प्रतिनिधियों के परिषद यानी सोवियत, मजदूर प्रतिनिधियों के परिषद को सोवियत बोलते थे, है ना। राजनीतिक गतिविधियों में अपनी अपनी भूमिका निभा रही थी। और पेट्रोग्राड की मजदूर और सैनिकों के सोवियतों ने 1917 में क्रांति में अग्रणी की भूमिका निभाई। पेट्रोग्राद के मजदूर और सैनिकों ने। अच्छा, जेमस्तोव जो है संसद जो ड्यूमा और मजदूर के परिषदों ने जो है उसको सोवियत बोलते हैं। मजदूर दल के परिषद को क्या बोलते हैं? सोवियत, है ना। और राजनीतिक गतिविधियों में अपनी अपनी भूमिका निभाई। अब पेट्रोग्राड के मजदूर और सैनिकों ने सोवियत क्रांति की आगे आकर बढ़कर भूमिका निभाई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस भी 1917 में बहुत शक्तिशाली बन के उभरी। और इन सभी राजनीतिक दलों ने, क्रांतिकारी समाजवादी दल सर्वाधिक प्रतिवादी था। इन सभी दल में क्रांतिकारी राजनीतिक दल, क्रांतिकारी समाजवादी दल जो है काफ़ी प्रभावशाली था, इफेक्टिव था। उन्हें सर्वाधिक लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा था। और 25 नवंबर देखिए 25 नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक दल को निगरानी में संविधान सभा के चुनाव इस बात का गवाह है कि 707 सीटों में क्रांतिकारी समाजवादी दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। यानी इसमें क्रांतिकारी, देखिए सबसे प्रभावशाली कौन दल था इसमें? तो क्रांतिकारी समाजवादी, है ना। क्रांतिकारी समाजवादी काफ़ी प्रभावशाली था और इसको लोगों का समर्थन काफ़ी प्राप्त था। ठीक है, जब चुनाव हुआ तो इसमें बोल्शेविक को 760 सीटों पर प्राप्त हुआ था। बोल्शेविक को मात्र कितना मिला? तो बोल्शेविक को मात्र 175 सीट मिला। ठीक है, मात्र 175 सीट मिला। जबकि ये जो क्रांतिकारी समाजवादी दल जो था, इसको पूर्ण बहुमत मिला। यानी बाद में जो है पूर्ण बहुमत मिला इसको, किसको? तो क्रांतिकारी समाजवादी दल को। ठीक है, फिर जो है हम देखेंगे देखिए जब सम्मेलन हुआ 1 जून, यहाँ पर जून 1917 में जो पेट्रोग्राड में, कहाँ? पेट्रोग्राड में जब सम्मेलन हुआ तो यहाँ पर अखिल रूसी सोवियत संघ कांग्रेस के अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी, मेंशेविक और बोल्शेविक दल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यहाँ भी जो क्रांतिकारी समाजवादी दल थे और मेंशेविक को वर्चस्व था। यहाँ तक देखेंगे तो मेंशेविक और क्रांतिकारी समाजवादी दल का पूरा वर्चस्व था, बोलबाला था। और बोल्शेविक का कोई विशेष महत्व नहीं था, हाशिए पर थे ये लोग। इसका देखने से यही स्पष्ट होता है कि सुदूर गाँव में किसानों पर क्रांतिकारी समाजवादी का अधिक प्रभाव था, उसको लोग ज़्यादा बिलीव करते थे। और शहरी कामगारों में मेंशेविक दल का अधिक प्रभाव था। और मध्यम वर्ग जो है कैडेट दल का प्रभाव था। मध्यम वर्ग पर किसका प्रभाव था? मध्यम वर्ग पर किसका प्रभाव था? तो कैडेट का। कैडेट कौन? कैडेट मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट पार्टी, है ना। कैडेट का जो है प्रभाव था। ठीक है ना। शहरी किस पर? तो जो
मध्यम वर्ग पर जो है क्रेडिट का प्रभाव था। और बोल्शेविक दल के दल जो है पेट्रोग्राड, मॉस्को, बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं। बोल्शेविक दल जो है इसका शहरों में ज़्यादा प्रभाव था, पेट्रोग्राड और मॉस्को में। कहाँ कहाँ? तो बोल्शेविक का प्रभाव जो इफेक्ट जो बोल्शेविक जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, बोल्शेविक का प्रभाव कहाँ कहाँ था? तो जो शहर जो थे, शहर है ना, शहर के माने सिटी के जो लेबर थे, लेबर उन पर ज़्यादा प्रभाव दिया था, यानी कामगार, यानी मजदूर, श्रमिक, शहरों में इनका प्रभाव ज़्यादा था। ठीक है ना। और बोल्शे मॉस्को और पेट्रोग्राड में, कहाँ कहाँ? पेट्रोग्राड और मॉस्को में, इसके शहर में, यानी कौन कौन सिटी में? तो देखो पेट्रोग्राड और मॉस्को, इनमें मॉस्को में जो है इसका ज़्यादा प्रभाव था। ओके, तो लगातार बोल्शेविक प्रभाव जो है दल प्रभाव, मतलब हम देखेंगे कि खुलेपन तक बोल्शेविक जो प्रोपेगेंडा द्वारा जो है नवंबर में बोल्शेविक क्रांति के पीछे जन समर्थन खड़ा दिखाया, और इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कुछ पुस्तकों से जो है जार निरंकुशता को जो है बोल्शेविक क्रांति का कारण बताया गया। और इससे पूर्व भी क्रांति ने ही जारशाही का जो उखाड़ फेंका था, और निरंकुशता सी बची थी। यदि हम मान लें कि निरंकुशता के विरुद्ध जो है जन भावना बोल्शेविक क्रांति के कारण बनी, तो प्रश्न उठेगा कि निरंकुशता के विरोधी क्या बोल्शेविक दल की निरंकुशता स्वीकार करने को तैयार थी? निरंकुशता राजा भी था, तो बोल्शेविक भी अगर निरंकुशता तक स्वीकारेगा कौन है उसको, है ना। तो एक कारण थी। अगर उससे पहले हम जान लेते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के पूर्व जो है 1917 में इतिहास में न्यायोचित स्थान नहीं दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति में। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ? तो बुर्बो वंश का शासन खत्म हुआ, बुर्बो राजवंश खत्म हो गया, समाप्त हुआ। कब हुआ था ये? तो हम जानते हैं कब हुआ था। फ्रांस क्रांति कब हुई थी बताइए? तो फ्रांस क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई। ठीक है ना। उसी तरह हम देखेंगे कि प्रथम विश्व जर्मनी के जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ? तो जर्मनी से जो है किस वंश का नाश हुआ? तो होहे नाम हम लिख देते हैं पहले। तो इस वंश का नाम था होहेन-जोलर राजवंश खत्म हुआ। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब 1914 में शुरू हुआ, तो जर्मनी से होहेन-जोलर राजवंश की विदाई हुई। तो रूस की क्रांति में क्या हुआ? तो रूस में जो कौन राजवंश की खत्म हुई? 1917 में जो क्रांति हुई, तो रूस में जो है रोमानो राजवंश खत्म हुआ, समाप्त हुआ। एक तो समाप्त हुआ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जारशाही को उखाड़ फेंका। 1917 की मार्च क्रांति जो है अहम भूमिका थी। बोल्शेविक क्रांति तो मैदान साफ मिला, और कैडेट दल और प्रिंस लवाब पश्चात केरेंस्की ने सत्ता संभालने की असफल कोशिश की या घोषणा किया। उनका तो कुल 18 माह, मात्र इनका कितना का तो 8 माह का जो है इसको, मतलब 8 माह का भी समय नहीं मिला, इनको समय नहीं मिला है ना। कौन? कैडेट दल ने प्रिंस लाव और उसके बाद केरेंस्की को सत्ता संभालने में असफल कोशिश किया गया।
तो उनको कुल इतना भी नहीं मिल पाया, 8 माह भी नहीं। युद्ध के दौरान जो सरकार जो है शासन संभालती तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। स्वयं लेनिन को भी कष्टों से गुजरते हुए यू टर्न लेना पड़ा। केडर दल रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट और मेंशेविकों को प्रतिक्रियावादी बताकर उनके हाथ से सत्ता छीनना, मतलब वो जस्टिस न्यायफुल सिद्ध किया जाता है, परंतु यह प्रगतिवादी थे और ड्यूमा की कार्रवाइयों से जो उनकी जो सोच झलकती थी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि उससे पहले कहाँ की क्रांति हुई, तो अमेरिका में हुई, है ना। अमेरिका क्रांति कब हुई? इससे पहले अमेरिका क्रांति 1776 में अमेरिका का जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो यहाँ से भागना पड़ा किसको? तो अंग्रेज को। फिर फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की जो हुई 1789 में। ठीक है, बता चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर एक क्रांति का यहाँ पर बात आता है, बाद में हम देखेंगे। रूस की क्रांति, कॉजेज ऑफ फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन। रूसी क्रांति के कारण, रूस क्रांति के कारण हम देखते हैं। तो फर्स्ट कारण है जारशाही की निरंकुशता। है ना, जारशाही के निरंकुशता। तो इसमें हम देखेंगे कि रूस में लंबे समय से निरंकुश जारशाही शासन था, माने राजा एकदम किसी कंट्रोल में नहीं था। स्वेच्छाचारी राजा जो है, राजा तो दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत क्या था इनका? दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत क्या होता है? तो दैवीय सिद्धांत मतलब है कि यहाँ पर मतलब उनका जन्म ही हुआ है, गॉड ने उनको भेजा है शासन करने के लिए। और जारशाही का सिद्धांत विश्वास कर चल दिया रही थी। और जार जो है रूस का एक आधिपत्य है, और वह संसार में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, है ना। और क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय जो था वो किंग था, जो कि प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासन में विश्वास करता था। उसने प्रगतिशील प्रवृत्तियों के विरुद्ध घोर दमन की नीति अपनाई, यानी कोई मतलब जागरूकता आ रहा था उसका बहुत कड़ाई से दबाता था, उसको बैन करता था, खत्म करता था, है ना। और रूसी नागरिकों को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं थे, और बौद्धिक गतिविधियों का कठोर नियंत्रण था, यानी इंटेलेक्चुअल लोग भी करते थे उसको कंट्रोल किया जाता था। इतना ही नहीं, जार की पत्नी जो थी जरीना थी, वो भ्रष्ट गुरु रासपुटिन की, बता चुके हैं आपको रासपुटिन के बारे में। तो रासपुटिन का भी जार पर गहरा प्रभाव था। तो जो करता था उसकी वाइफ जरीना, जो जर्मनी की राजकुमारी थी, वो करता था, और रासपुटिन का प्रभाव था। रासपुटिन मतलब करप्ट, भ्रष्ट और कामुक व्यक्ति होता है। करप्ट, भ्रष्ट यानी मतलब भ्रष्ट, करप्ट, है ना, और कामुक व्यक्ति बोलते कैरेक्टरलेस। और निरंकुश राजशाही के मौजूद में जो है 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, और वहाँ के राजतंत्र की शक्ति भी सीमित और संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्र के रूप में बदल गई थी, जिसमें नागरिकों को अधिकार प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में जार में रूस में जार रसिया के किंग को जार कहा जाता था। निरंकुश जनता के लिए असहनीय हो गई थी, और जारशाही के विरुद्ध जो है लोग संगठित ऑर्गेनाइज होने लगे, क्रांति होने के कारण बन गए। अब है, और बता दें उसी में जो राष्ट्रपति की 16 में हत्या हो गई थी। देखिए यहाँ पर
कैथरीन ग्रेट, यहाँ पर हम बता दें कि रूस का जार एकमात्र उद्देश्य था। देखिए, जार अलेक्जेंडर प्रथम जो है उदारता की नीति अपनाने का प्रयत्न किया था। जार निकोलस प्रथम, ये सेकंड था ना। ये जार निकोलस का शासन कब तक रहा? ये जार प्रथम यानी फर्स्ट का शासन कब तक रहा? तो 1825 तक रहा है। तो ये उदारवादी नीति अपनाने की कोशिश किया इसने, लेकिन पोलैंड में विद्रोह के कारण जो है उसने पुनः जो प्रतिक्रियावादी नीति अपना लिया था। और अलेक्जेंडर द्वितीय जो है, अलेक्जेंडर द्वितीय ने अपनी उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर कृषि दासों की मुक्ति के एक स्थानीय जो है स्वशासन संबंधी सुधार किया। अलेक्जेंडर द्वितीय जो है जार शॉर्ट में अलेक्जेंडर जो है द्वितीय यानी सेकंड जो है, इसने 1858 से 81 तक इसने क्या किया, इस शासन जो किया तो इसने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, कृषि दास को मुक्ति किया और स्थानीय शासन यानी लोकल प्रशासन में सुधार किए। सामंतों के विरोध के बाद उसे फिर ने प्रतिक्रियावादी जो है दमन की नीति अपना लिया। और जार के निरंकुश कठोर शासन के विरुद्ध जो है कुछ क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई और गुप्त रूप से कार्य करती रहे। विद्यार्थी भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, और आंदोलन में योगदान दे रहे थे। एक आतंकवादी ने जार निकोलस द्वितीय की हत्या कर दी, ठीक है ना। एक आतंकवादी ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? तो जार निकोलस अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी आतंकवादी ने। और जो अलेक्जेंडर तृतीय आया यानी जार थर्ड, ये जो अपने पिता की हत्या से सीखा और इसने जो है इसने कब शासन किया? तो 1881 से 94 तक, 1881 टू 94 तक। और कठोर दमनकारी नीति द्वारा सम्राट की सत्ता को सुरक्षित रखा चाहता था। और निकोलस द्वितीय जो है, अब आते हैं निकोलस द्वितीय कौन? तो ये 1814 इनके हटने के बाद 94 से लेकर 1917 तक इसने वही लागू किया। और इस 5 की क्रांति जो हुई, सुधारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ड्यूमा का निर्वाचन करने की घोषणा की। यानी ड्यूमा मतलब वहाँ के संसद को, रशिया के संसद को बोला जाता है। और इसमें प्रतिनिधि सभा वास्तविक अधिकार से वंचित रखा गया। तो स्टापिन की अध्यक्षता में प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित किया गया। और निकोलस द्वितीय ने अंतिम वर्षों में राष्ट्रपुटिन जैसे दुष्ट आत्मा के प्रभाव अधिक था और साम्राज्य के लिए वो काफ़ी हानिकारक रहा। पवित्र साधु के प्रति जरीना मतलब अंधभक्ति, अभी भी अंधभक्ति है ना गवर्नमेंट के प्रति, मतलब कुछ भी कर दे तो हिंदुत्व के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर कुछ भी करते हैं लोग नेता के लिए। वैसे ही यहाँ पर जो पवित्र साधु के बाद जो था राष्ट्रपुटिन जो था, उसका प्रभाव था। उसमें काफ़ी, राष्ट्रपुटिन की तो हत्या हो गई थी ना। राष्ट्रपुटिन की हत्या कब हुई थी? तो उसकी भी हत्या हुई थी तो 1916 में, यानी क्रांति से एक साल पहले, ठीक है ना। अब जो है दूसरा कारण हम देखते हैं, अयोग और भ्रष्टाचार। अयोग एवं भ्रष्ट नौकरशाही। है ना। तो अयोग, ये देखिए, यानी इंग्लिश में बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए इसको तो मतलब कैपेबल मतलब नहीं, नॉन कैपेबल और करप्ट जो है ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही का इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो इसमें क्या था कि रूस में जारों ने नौकरशाही की स्थापना कर दी थी और वह अकुशल और अकुशल की जड़ सब कुछ, मतलब अयोग्य के जड़ थे, रूट था।
उच्च पदों पर कुलीन वर्ग यानी सामंत जर्मन वही फेडुअल और लैंडलॉर्डर्स इसको स्थापित किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, ज्वाइनिंग हो जाती थी, जो स्वयं भी स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे, यानी वो राजा के सपुत्र थे। नौकरशाही वंशानुगत स्वरूप दी हुई थी, यानी जो ऑफिसर है उसका बेटा भी ऑफिसर बनेगा, कल्चर है कल्चर बनेगा, यानी प्रिविलेज राइट था, बर्थ राइट जिसे बोलते हैं। और भ्रष्ट और अयोग्य नौकरशाही जनता को और भी आक्रोशित कर दिया। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था? थर्ड कारण जो है किसानों की खराब स्थिति या दयनीय दशा यानी खराब दशा। देखिए, रूस एक कृषि प्रधान देश था, वहाँ की जनसंख्या जो है ज़्यादा क्या थी, लगभग 85% वो कृषि काम करती थी, है ना। उनकी स्थिति बहुत खराब थी और जार निको सेकंड द्वारा 1861 में कृषिदास, जिसको इंग्लिश में कृषिदास 1861 में क्या किया जार निको सेकंड ने? तो 1861 में कृषि दासों के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्फडम बोलते हैं, इसमें कहते हैं सर्फडम बोलते हैं, मुक्ति की घोषणा की। और इसके बावजूद किसानों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो विशेष तरह के जो 67% जो भूमि जो थे वो जमींदारों के हाथों में थी। किसके? तो लैंड लॉर्डर के हाथ में थी, लैंड जमींदारों के हाथ में थी। और 13% भूमि पर किसको? तो चर्च की कब्जा थी। चर्च माने 100 में देख लीजिए कि कितना परसेंट, यानी 80% भूमि वही फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास थी, चर्च और धार्मिक पुजारियों के पास थी। और बहुसंख्यक किसान जो थे, जो रियल में खेती करते थे, किसान जो थे वो क्या थे? किसान भूमिहीन थे, जो खेती नहीं करता था, अभी तो वही है, भूमिहीन थे। और बोल्शेविक पार्टी को क्यों लोग ज़्यादा समर्थन दिए? वो कहा कि भाई किसानों लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीजेंट या पीपुल्स। बोल्शेविक ने नारा दिया था कि ज़मीन जो है फिर से बांटा जाएगा और उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा किसी को, बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा, यानी बैंक को राष्ट्रीयकृत किया जाएगा, राष्ट्र संपत्ति घोषित किया जाएगा। बड़े बड़े कारखाने हैं वो प्राइवेट हाथों में नहीं रहेंगे, यानी उसने कॉमन। और किसानों कहा कि किसान भाई तुम मालिक रहोगे, ज़मीन तुमको मिलेगा। और फिर लेबर कहा कि तुम भी कारखाना के मालिक होगे, तुम लेबर नहीं, मालिक भी तुम होंगे, लेबर भी तुम होंगे। तो क्यों नहीं समर्थन मिलेगा किसी पार्टी को? तो लेनिन की पार्टी, बोल्शेविक पार्टी और वही बाद में कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए ज़्यादा सपोर्ट मिला बाद में उसको, पहले जो उतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है ना। तो जो है भूमिहीन थे और इन भूमिहीनों को जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था, जिनके शर्त जो है असंतुलित और एकपक्षीय थी। जमींदारों को जो है, किसानों को जो है, ये भूमिहीन किसानों को बेगार करना पड़ता था। बेगार यानी वो काम करने के बाद भी उनको बिना पैसे के जो है जमींदार और मतलब कोई जो है बिना पैसे के काम करना पड़ा था। और ये बेगार को किसके नाम से जाता था? कोड़बी। बेगार पड़ता किसको जाता था? कोड़बी। किसान के खेती के उन्नत तरीके अपनाने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास भरण पोषण और सरकार और जमींदारों की मांग को पूरा करने के बाद कोई पूंजी नहीं बचता था, अभाव था, उनके पास पैसा था ही नहीं। और जो पुरातन तरीक़ों से की जाने वाली जो खेती थी वो उनकी दशा और भी दयनीय हो गई थी। इस स्थिति में असंतोष होना था और क्रांतिकारी समाजवादी दल ने कृषकों की इस स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें शासन के विरुद्ध किया, सरकार के विरुद्ध कर दिया। तो क्रांति कारण एक ये भी था, किसानों की दयनीय स्थिति थर्ड कारण हो गया। जो फोर्थ कारण है, फोर्थ कारण लेबर का, यानी श्रमिकों का हीन दशा, यानी खराब दशा। इनका भी दशा खराब था, किसान, है ना। रूस में औद्योगिक क्रांति की, ऐसा औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई, ठीक है ना, अंग्रेजों में।
तो रूस में औद्योगिक क्रांति की स्थिति जो है देर से आई, और यहाँ 19वीं सेंचुरी में मतलब उत्तरार्ध में बाद में औद्योगिक के लिए पूंजी प्राय विदेशों के लिए आई, विदेशों से आई, और विदेशी पूंजीपतियों ने मुनाफे की प्रमुखता दी, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। सारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का तो वही हाल है, मजदूर के मतलब उद्योग के मालिकों का। मजदूरों के हितों को नज़रअंदाज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, लोग इस काम तलाश में शहर की ओर कल कारखाने में काम करने के लिए पहुंचने लगे, और फलतः श्रमिकों की भीड़ जो है उनके परिश्रम का मूल्य कम कर दिया। यानी ज़्यादा काम करने वाले लोग थे और काम बहुत कम था, तो उनकी सैलरी जो है कम हो गई, मजदूरी कम मिलता था, और काम के घंटे निश्चित नहीं थे, मजदूरी भी निश्चित नहीं थी, यानी कितना मिलेगा उनको लेबर मेहनताना सैलरी वो भी निश्चित नहीं थी। और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घंटा काम लिया जाता था। शारीरिक क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था, न श्रमिकों के लिए आवास था, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, कोई व्यवस्था उचित व्यवस्था नहीं था। श्रमिक जो है मजदूर संघ स्थापित नहीं, मतलब लेबर जो है अपना यूनियन संगठन नहीं बना सकते थे। कुल मिलाकर कार्य की दशा जो काफ़ी दयनीय थी, और उनमें से असंतोष व्यक्त था। और उसी में 1858 में क्या हुआ, तो सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बना, शॉर्ट में लिख दिया है ना, सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना हुआ, और जो कि श्रमिकों के असंतोष जो था, इंसेटिस्फेक्शन, उसको समाजवादी क्रांति में सोशलिज्म रेवोल्यूशन में बदल दिया। ठीक है, क्रांति का ये भी कारण एक हो गया। इसके बाद है पांचवा कारण जो है सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। अभी भी समाज में तो ये है, भारत में खास करके। जो बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, फुटानी के खर्चे जो देखते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं वो जितने मैं बिल्डिंग देखता हूँ बड़े बड़े, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मजदूरों के खून से सने हुए हैं इसके कलर जो है, इसके बिल्डिंग। क्योंकि जिसके जो पैसा 2 नंबर से कमाता है वही ज़्यादा धनी मंदी बनता है, 1 नंबर से कमाने वाला को कुछ नहीं मिलता, दाल रोटी भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, या फिर मेरे नज़र में वैसे लोग जो कि पैसा तो कमाते हैं, भारतीय लोगों से पैसा उनको मिलता है, उनको सैलरी भी मिलता है, और कहीं ना कहीं वो फुटानी करते हैं। तो जहाँ के बच्चे इलाज के बिना मर रहे हो, अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहे हो, बड़े बुजुर्ग को बूढ़े होने पर काम करना पड़ रहा हो, तो इसके लिए वो सारे लोग दोषी है, दोषद्रोही हैं जो फालतू खर्चा करते हैं, शादी समारोह या बड़े बड़े फुटानी पार्टी करते हैं। तो ये गलत है। यहाँ पर जहाँ पर बच्चे कुपोषित है, यहाँ पर बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए सभी जिम्मेवार है वे लोग जो कमाते हैं और उस पैसा का फुटानी करते हैं, बर्बाद करते हैं, फालतू खर्च करते हैं। तो चलिए, यहाँ भी सामाजिक असमानता थी, समझिए कि यहाँ फिर से लिखते हैं, और वहाँ भी लिखिए सामाजिक असमानता एक कारण थी। देखिए देखो फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 में, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके पूर्व में जिस प्रकार फ्रांस में सामाजिक आर्थिक असमानता थी, लगभग वैसी स्थिति रूस में भी मौजूद थी। 2 असमान वर्गों में विभाजित थी। पहला एक तो जैसे फ्रांस की क्रांति में 3 वर्ग में थे ना, फ्रांस में 3 वर्ग, वही यहाँ भी था। जैसे एक विशेष अधिकार, पहला वर्ग की था विशेष अधिकार था, जैसे उसमें सामंत थे, फेडरल जिसे बोल देंगे, फेडरल, सामंत, कुलीन, सेकंड कुलीन वर्ग यानी मंत्री या अधिकारी, कुलीन वर्ग, और भूस्वामी। ऐसे भूस्वामी यानी भूमि के मालिक, है ना, और जार के कृपापात, जार के अधिकारी कृपापात, और बड़े बड़े पूंजीपति शामिल थे। दूसरा वर्ग जो है अधिकार विहीन। दूसरा वर्ग कौन था? दूसरा वर्ग जो है, दूसरा वर्ग ये अधिकार विहीन, यानी इसको कोई अधिकारी नहीं था विशेष, अधिकार विहीन। दूसरा वर्ग कौन था? अधिकार विहीन, कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है इसको। जिसमें कौन कौन थे? तो जिसमें जो है किसान थे, पीजेंट,
है ना, मजदूर थे और मध्यम वर्ग के लोग थे। और इसमें शिक्षित भी थे, शिक्षित और बुद्धिजीवी यानी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग थे। प्रथम वर्ग जो है था, प्रथम वर्ग वो काफ़ी वर्ग संपन्न था, यानी प्रोस्पेरस था, संपन्न था। प्रथम वर्ग क्या था? फर्स्ट वर्ग क्या था? संपन्न था, यानी उसको सब कुछ था, खाने पीने की इंजॉयमेंट करने का। और जार की निरंकुशता एवं स्वच्छता का समर्थक था वो, तो उसको जब सब कुछ मिल रहा है तो क्यों उसको समर्थन नहीं करेगा राजा को? ऐसे अभी मोदी गवर्नमेंट को क्या कौन सम्मान कर रहे हैं? वही जिसके पास 2 नंबर पैसा है, ठेकेदार, बिजनेसमैन, 2 नंबर कमाने वाले लोग, भ्रष्ट करप्ट लोग, बददिमाग लोग, वही अभी गवर्नमेंट को कर रहे हैं महंगाई है तो अच्छा, हिंदुत्व के नाम पर महंगाई बढ़ते जाओ, कॉमन जो जनता है भूखे इलाज के बगैर, अच्छा खाना के बगैर मर रही है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े ढकोसले, तब वे लोग तो जो सरकारी ऑफिसर है ना, कैपिटल पूंजीपति है, व्यापारी है, जो डॉक्टर है, जो कमा रहे हैं मरीजों के खून बेच कर, तो चूस कर, तो वो लोग तो सपोर्ट करेंगे ही। तो वैसे ही वहाँ सेकंड फर्स्ट और सेकंड क्लास जो था, जैसे फ्रांस में था, यहाँ उसको सपोर्ट कर रहा था। और उत्पादन के साधनों और भूमि और खान और कारखानों पर जो है, यही धनी बड़े लोगों के हाथों में था। जैसे अभी अडानी अंबानी है तो मोदी के समर्थक है, उसके हाथ में पूरा कमा रहा है चाँप के एकदम पूरा। और सामाजिक आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते थे, जबकि इसकी संपन्नता किसान और मजदूरों के परिश्रम से थी। जो बड़े बड़े अडानी अंबानी कमा रहे किसका? तो किसान और मजदूर और लेबर के अपने बल पर कमा रहे हैं। और इसका अधिकार विहीन वर्ग जो है, उच्च वर्ग के विरुद्ध घृणा का भाव हो गया था, घृणा करते थे, वो हेट करते थे, नफरत करते थे। इस वर्ग के उत्पादन में जो है काफ़ी जो है यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विषमता थी, और इसी कारण जो है लोकप्रिय बनाया कि राजा को उखाड़ फेंका जाए। और उत्पन्न वर्ग संघर्ष जो है, क्रांति का जन्म बना 2 वर्ग में, एक साधन संपन्न धनिक और गरीब वर्ग में संघर्ष होने हो गया। ठीक है, अब है समाजवादी विचारधारा। सेकंड में कौन आएगा? सामाजिक विचारधारा का विकास। है ना, विकास। तो इसमें देखिए, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा अस्तित्व में। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो वहाँ पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का विचारधारा आया। और समाजवादी का उद्देश्य मजदूरों की कार्य और आवासीय दशा को सुधारना था। मजदूरों के काम और रेसिडेंशियल जो कंडीशन था उसको सुधारना था। और रूस में औद्योगिक क्रांति के पश्चात समाजवादी विचारधारा का प्रसार होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप पहले बचा चुके हैं, 1898 में क्या बना? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद हम देखेंगे कि 1902 में क्या बना? तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, ऐसे रिवोल्यूशनरी पार्टी बनी, जो कि किसानों को क्या कर रही थी? ये पार्टी क्या कर रही थी? किसानों को संगठित कर रही थी, है ना, किसानों को संगठित कर यहाँ पर संगठित कर, यहाँ पर स है, ठीक है ना, संगठित कर क्रांति लाना चाहती थी। और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी, ये जो है ये सरबराह वर्ग जो है क्रांति का मुख्य आधार मानती थी और कृषक को नहीं मानती थी। और 1903 में जो एसडीपी थी, एसडीपी ये जो है 2 भागों में विभाजित हो गई। यही कौन? तो फिर देखिए, सब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है 2 भाग में बटी। बोल्शेविक मेंशेविक बता चुके हैं। ये 1903 में जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो है वो 2 वर्गों में विभाजित हो गई, 2 भागों में। 1903 कौन कौन में? तो वही बोल्शेविक में और दूसरा कौन? तो मेंशेविक में।
ये आधार ना होगा, ठीक है ना। मेंशेविक और बोल्शेविक में विभाजित हो गई। इन समाजवादी दलों ने किसान मजदूरों को संगठित किया और उनके असंतोष का मुखर कर क्रांति लाने का सुधार चाहता था। मेंशेविक जो है मार्क्स के सिद्धांतों पर विश्वास तो करते थे, किंतु साधनों नहीं, सिद्धांत में करते थे लेकिन साधन में वो रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे, और वह परिवर्तन चाहते थे और देश के क्रमिक विकास विश्वास रखते थे। और जिसके इसके उल्टा विपरीत बोल्शेविक क्रांति का रास्ता अपनाकर मजदूरों का शासन स्थापित करना चाहते थे। बोल्शेविक दल को लोकप्रिय बनाने में लेनिन का पूरा नाम क्या था? लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच उलियानो लेनिन। व्लादिमीर पूरा हम नाम लिख देते हैं, लेनिन का पूरा नाम। पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानो लेनिन। क्या हुआ था? व्लादिमीर इलिच उलियानो लेनिन नाम था, लेनिन का पूरा नाम, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण यानी प्रगतिशील चेतना का विकास, है ना। प्रगतिशील चेतना का विकास बौद्धिक कारण में आ जाएगा। जैसे इसमें तो देखिए, मतलब पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल और राइटर, थिंकर, फिलोसफर जो थे, इनका योगदान इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले में हम नाम करेंगे, इसमें देखेंगे उपन्यास और नाटकों के द्वारा। उपन्यासों और नाटकों द्वारा, है ना। यहाँ पर रूस की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रचना तीखी टिप्पणी होने लगी थी। इसमें रूस के नई चेतना का विकास हुआ। इस समय जो है टॉल्स्टॉय, गोर्की, है ना, गोर्की। उसके बाद एक नाम है, अच्छा आगे आते हैं, आगे नाम है चेखव, दोस्तोवस्की, ठीक है, और मैक्सिम और तुर्गनेव, ये सब जो है उच्च कोटि के उपन्यासकार और कहानीकार, नाटक लेखक थे, और इन्होंने बौद्धिक चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टॉल्स्टॉय ने कौन, तो यहाँ पर टॉल्स्टॉय ने तो है एक जो बुक लिखा, वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति, है ना। इसके माध्यम से रूस जनता में गौरव की भावना भरी, और इस पुस्तक में उसने नेपोलियन द्वारा रूस पर आक्रमण और रूस में नेपोलियन का प्रभाव, इफेक्ट का उल्लेख किया। और गोर्की जो स्वयं बोल्शेविक दल का सदस्य था, गोर्की क्या था? बोल्शेविक दल का सदस्य था। एक माँ यानी मदर नामक क्रांतिकारी कृति रचना की इसने, गोर्की ने क्या किया?
तो ये गोरकी जो था, ये जो है बोल्शेविक पार्टी का था। इसने एक मदर नामक एक पुस्तक लिखा, या माँ जिसे बोलते हैं। इसमें क्रांतिकारी कृति की रचना की। उसमें प्रभाव में एक सशक्त बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। ठीक है। और एक कारण, लास्ट वाला कारण एक और हम देख लेते हैं। एक कारण जो था सांस्कृतिक कारण। है ना, जैसे कि जार की रूसीकरण की नीति। जार की रूसीकरण की नीति संस्कृति कांड में क्या आएगा? देखिए, तो रूस में जो है मतलब बहुत तरह के लोग रहते थे। रूस में रूसी, यहूदी, पोल, यानी पोलैंड के लोग, पोल, उज्बेक, तातर है ना, आदि विभिन्न जातियों की यहाँ रहती थी। सबकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा थी। जारशाही इन जातियों में संस्कृति छोड़कर रूसीकरण हेतु मजबूर कर रही थी। और अलेक्जेंडर जो द्वितीय था, जार अलेक्जेंडर, जिसका है ना, कौन तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय था, जिसका 1881 से 94 तक शासन रहा। अत्यंत संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति था। उसने एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया। और गैर रूसी जातियाँ जो थी, जारशाही की कट्टर विरोध बन गई। और समाजवादी विचारधारा में जाति नस्ल भेद का कोई स्थान नहीं था। और अतः गैर रूसी जनसंख्या जो समाजवाद की ओर आकर्षित हुई, अट्रैक्टिव हुई। तो एक कारण थे समाज में मतलब रूस में क्रांति होने के। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, क्रीमिया का युद्ध भी इसमें हुई थी। क्रीमिया के युद्ध में रूस का जापान में जो है और पराजय की जो है, वो भी कारण था। और एक 22 मार्च को वहाँ पर, है ना, 22 मार्च 1905 में जो खूनी रविवार हुआ था, यहाँ पर बताया था आपको कि यहाँ पर फादर गैपोन, पादरी था गैपोन जो है, उसके लीडरशिप में, सॉरी, ये मार्च नहीं है, जनवरी है। मार्च लिख दिए, ये जनवरी है। जनवरी में 5 जनवरी से 5 में जो है, फादर गैपोन के लीडरशिप में रविवार का दिन था। यहाँ पर 1.5 लाख मजदूर जो है, पादरी जो गैपोन थे, जार के समूह को अपनी राजनीतिक और औद्योगिक मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य था विंटर पैलेस का पर जो है जार को एक आवेदन पत्र पेश करना था, जिनमें लोगों को राजनीतिक औद्योगिक आधार की बात कही जाती थी। और गैपोन जो था एक पादरी था, साहसी पादरी था, लेकिन विडम्बना था बाद में उसके संघ का एक पुलिस, मतलब उसका एक पुलिस संघ था। और आम जनता को अभी भी अटूट विश्वास था कि जार का उनका हितैषी था। और यहाँ पर खूनी रविवार, मतलब यहाँ पर गैपोन की चोट लगी, जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर आक्रमण किया और 130 व्यक्ति इसमें मर गए थे खूनी रविवार में, है ना। क्रांतियों में उसका कत्ल कर दिया गया, क्रांतिकारियों को कत्ल कर दिया गया था 1906 में। अनुमान था कि वह एक मतलब बाद में पादरी जो गैपोन था उसको लोगों ने मार दिया, है ना, एक सरकारी जासूस था उसको, इसलिए मार दिया उसको। और बाद में 30 अक्टूबर को 1905 को शासन सुधारों की घोषणा की गई इसके बाद, है ना। तो ये जो है कारण रहे थे। आपको इतना काफ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ आपको, तो आप इसमें कहीं ना कहीं, अब बौद्धिक में कार्ल मार्क्स की भूमिका थी, बौद्धिक में कार्ल मार्क्स की भूमिका थी महत्वपूर्ण। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
अच्छा मेरा पढ़ाया वाला काम लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कराइए भी। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं आगे और अच्छा करूँगा इसके लिए। ठीक है, बाय।